नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हो गया है और उस पर बहस शुरू हो गई है और इसी के साथ सबसे ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि ये जो बिल आया है, ये बिल क्या सुरक्षित है? ये जो बिल आया है, ये बिल क्या पूरी तैयारियों के साथ लाया गया है? क्या हम ये जानेंगे कि जानना चाहिए हमको कि अभी तक जो बिल अटका था वो क्यों अटका था, वो कौन कौन से चिंताएं हैं इस बिल के साथ जुड़ी हुई, वो कौन कौन से कंसर्न हैं जिनको दूर किया जाना है या जिनको दूर किए जाने की जरूरत थी या जिन पे बात करने की जरूरत थी। क्या राजनीति के लिए इस देश में एक बिल ऐसा ला दिया गया है जो चुनाव में तो बेचने के लिए सही होगा, लेकिन उसके साथ बहुत इफ और बट हैं। महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस बिल के साथ जो जुड़ा हुआ है और जो चिंताएं जुड़ी हुई हैं वो भी समझने की आवश्यकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलने वाली हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिनसे आप समझ पाएंगे कि ये कोई एक आसान रास्ता नहीं है जिसको मोदी सरकार ने अपनाया है। पहले समझेंगे कि मोदी सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, उसको क्या देखने को मिल रहा है, उसको कौन सी राजनीति इसमें दिखाई दे रही है, और दूसरा ये समझेंगे कि ये बिल आने के बाद देश में राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बिल को अचानक लाने की मोदी जी को जरूरत क्यों पड़ी। ये मास्टर स्ट्रोक कौन सा था, वो कौन सी चिंता थी, वो कौन सी फिक्र थी जिसके कारण मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा भारत का राजनीतिक जो डायनेमिक्स बदल रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। एक बड़ा चिंतन देश में खड़ा हो गया। जो पिछड़े दलितों की और बहुजन की आवाज थी वो एक तरह से बैक सीट पे चली गई थी। वो इस 5 साल 9 साल की जो मेहनत थी हिंदू मुसलमान की, उसमें कहीं खो गई थी। लेकिन अभी एक बदलाव हमने देखा इस देश में, और वो बदलाव ये था कि तेजी से वो एक बयान आता है दक्षिण भारत से, तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, उदयनिधि का, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाती है। बहुत सारी चीजें इस इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को तनाव के तौर पर दी हैं, और उनमें से एक तनाव ये है जो कि आप सामने देख रहे हैं कि अगर समाज दलित और अगड़े में बदलता है, बहुजन और अगड़े में बदलता है। बहुजन और दलित में अंतर यह है, दलित मतलब जो बहुत, जिनको आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, और बहुजन में आपका, जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो भी शामिल हो जाता है। तो आप बीजेपी की राजनीति की अगर शैली समझेंगे तो इनकी हमेशा से ये शैली रही है। मैंने भी आपको समय बताया कि ये एक ऐसा काउंटर थॉट लेकर आते हैं और आप ही के अंदर की विभिन्नताओं में से आपकी एक ऐसी पहचान निकाल लेते हैं जो आपस में आपको बांटती है। हर व्यक्ति की कई पहचान है, जैसे मेरे कई रोल हैं। मैं एक यूट्यूबर भी हूं, पत्रकार भी हूं, तो मैं घर का एक परिवार का सदस्य भी हूं, मैं अपने आरडब्ल्यू का भी मेंबर हूं। तो हर जगह पे मेरी भूमिकाएं अलग हैं। अगर मेरी एक भूमिका को दूसरी भूमिका से टकरा दिया जाए तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसने मुसलमानों के बीच में पहले महिला 3 तलाक का मसला उठाया ताकि महिला और पुरुषों के बीच में कुछ वोट मुसलमानों के बीच से लिए जा सकें। उसने पिछड़ों के बीच में भी यही डिवाइड किया उत्तर प्रदेश में कि आपका समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए यादव बनाम अन्य पिछड़े का एक डिवाइड पैदा कर दिया कि सब कुछ यादवों को मिल रहा है, सब कुछ यादवों को मिल रहा है, और उसका फायदा उनको मिला। हरियाणा में जाट वहां की राजनीति में डोमिनेट करते थे, बाकी जातियों को यूनाइट कर दिया, जाटों से अलग कर दिया और चुनाव जीत गए। अब समस्या ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो नई चिंता आई उदयनिधि के बयान के बाद, उस चिंता में दिक्कत ये हो गई है कि अब हिंदू में जो सवर्ण और अगड़े हिंदू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से वोट बैंक हैं, वो अल्पसंख्यक पड़ते दिख रहे हैं अगर बहुजन उससे अलग हो जाता है। इसके बीच में आप क्या करेंगे? इसके बीच में आपको बहुजन के बीच में एक दरार डालनी पड़ेगी, बहुजन के बीच में विभाजन करना पड़ेगा, और बहुजन के बीच की महिलाओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। साथ लाने के लिए आप महिला आरक्षण बिल रख सकते हैं, और जाहिर बात है इस देश की महिलाएं
लंबे समय से दमन का शिकार रही हैं, दबी कुचली रही हैं, तो उनको ये बिल एक उम्मीद की किरण दिखाई देता है। तो इसलिए जब ये बिल वो लाते हैं तो उनकी जो राजनीति है वो काफी हद तक कंसोलिडेट होती है, और अगर वो बहुजन के बीच से महिलाओं के कुछ वोट अपने पास ले आते हैं तो उनका जीवन काफी बदल सकता है। लेकिन ये एक व्याख्या है, क्या दुनिया इतनी आसान है? इसमें कई कॉम्बिनेशन और परपिटेशन। जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग की और दलित की महिलाएं हैं, क्या वो स्वतंत्र रूप से वोट डालने का फैसला, स्वतंत्र रूप से अपने समाज में अपनी बात रखने का फैसला कर सकती हैं? हमारा जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि वो अभी नहीं कर सकती हैं, पहली चीज। और आज भी वोट डालने का फैसला हो या कोई भी फैसला हो, वो अपने पति और परिवार वालों से बाहर नहीं जाती हैं। लड़कियां हैं तो भाई और पिता उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अगर बाकी पति है तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और उनके वोट इससे तय होते हैं। आप मेरी बात से अगर इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि हो सकता है अब एक बेहतर घर का वातावरण हो, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि हम लोग एक परंपरागत हिंदू समाज चाहते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो उसका कोर है, जो वो इस देश में देखना चाहती है। परंपरागत हिंदू समाज का मतलब यह है एक फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पैट्रियार्की वाला है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज, पुरुष, क्योंकि वो चाहते हैं कि अतीत के जैसा भारत हो, तो पुरुष प्रधान समाज जहां होगा वहां महिलाओं के वोट महिलाओं की मर्जी से नहीं पड़ेंगे। तो ये जो डिवाइड करने की बात सोच रहे हैं कि उनके बीच में एक डिवाइड लाएंगे, वो हो नहीं पाएगा। मैंने आपको जो कहा वो शायद आप कई लोग आप सहमत ना हो, तो आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक देश में एक पद हुआ है, नाम है सरपंच पति। ऐसा संविधान में कोई पद नहीं है, लेकिन हमारी पुरुष प्रधान समाज के अंदर जब पंचायती राज में, ग्राम पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, जब जो स्टेट चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है उसमें जब रिजर्वेशन हुआ, तो उसके बाद कई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने लग गई। तो अगर मैं एक इलाके में, ए इलाके में चुनाव लड़ता हूं, फला गांव पंचायत में, और वो सीट, या मैं उस इलाके में दबंग हूं और वो सीट महिला कोटे में चली गई है, तो मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा देता हूं। पोस्टर पे पत्नी के साथ में मेरा भी फोटो लगा होता है, कई बार मेरा बड़ा लगा होता है, कुछ पोस्टर भी लगा दे रहा हूं आपके देखने के लिए, और मैं पत्नी के नाम पे चुनाव लड़ता हूं। और ऐसे ऐसे उदाहरण ये पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बहुत सारे केसेस आपके सामने रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि मैं जाता हूं, यहां तक कि कुछ केसेस में पत्नी चुनाव जीती है, शपथ लेने पति महोदय पहुंच गया है, ये हमने देखा है। इसी तरह से कई मामलों में हमने देखा है कि जो जिला पंचायत की बैठक हो रही है या कोई बैठक हो रही है, तो उसमें जो है पति महोदय पहुंच गए, महिला को घर में रख देते हैं कि तुम खाना वाना बनाओ, और बाकी सारी सरपंचई पति महोदय, जो सरपंच पति होते हैं, वो खुद ही करते हैं, सारे फैसले वो लेते हैं, अधिकारियों से झगड़ते भी वो हैं, लोगों की मारपीट भी वही करते हैं, सब काम वो करते हैं, महिला जीत जाती है और घर में चूल्हा चौका करती है। ये भी हमने लगातार देखा है, पार्षद का चुनाव हो, और ये एक बहुत सारे उदाहरण है, आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं लगा रहा हूं आपके लिए। तो इस पूरे के बीच में एक बड़ा मसला यह है कि क्या हमारा समाज हमने इस तरह तैयार किया है, और क्या जो हिंदू परंपरागत पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुषवादी समाज है, उसके बीच में रिजर्वेशन देने से कुछ लाभ होगा? एक चिंता की बात यह है। तो क्या हमको इससे पहले हमको अपने समाज को इसके लिए तैयार नहीं करना चाहिए? फिर आप कहेंगे कुछ लोगों को इस पर ऐतराज हो सकता है। ऐतराज ये हो सकता है, तो क्या कभी समाज नहीं सुधरेगा तो महिलाएं इसी तरह से उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी? क्या देश की आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? ये आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये सवाल बड़ा है जो आप कह रहे हैं, ये भी गंभीर सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आप इन चीजों को और स्पष्ट होंगी तो आपको इनके उत्तर भी मिलते चले जाएंगे। अब आप देखिए कि इस पूरे मामले में पहले से ये इसलिए एड्रेस नहीं किया गया कि इसको लेकर कई चिंताएं थी। एक चिंता ये थी कि मान लीजिए एक सीट है इंदौर की, मान लीजिए इंदौर की सीट है, और आपने 33% कर दिया आरक्षण। अब उस आरक्षण में सुमित्रा ताई महाजन जीत के आ गई इंदौर से। अगले साल वो सीट आपने रोटेट किया और वो आरक्षित नहीं रह गई,
तो सुमित्रा ताई ने जो इतने साल मेहनत से काम किया है, क्या वो सीट को छोड़ देंगे? अगली बार वो जनरल कोटे में उस सीट पे लड़ेंगे और उन्होंने काम किया है तो वो जीतेंगे। तो जो 33% रिजर्व सीट हैं, उनमें ये सीट तो नहीं गिनी जाएगी ना, ये तो अनरिजर्व सीट है। तो एक महिला उस 33% से बाहर बढ़ गई है, मेरे एक एग्जाम्पल की महिला है। इस तरह से धीरे 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 समाज के जानने वालों का यह अनुमान है कि ये आरक्षण 33% नहीं रहेगा, बल्कि ये 50% से भी ऊपर जा सकता है अलग अलग मामलों में। दूसरी चीज, जिस तरह से चुनाव आयोग पर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और कहा कि चुनाव आयोग जो है उनका चयन फेयर तरीके से होना चाहिए। उसने कहा कि भाई जो चुने उसमें विपक्ष का नेता हो, सरकार हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ताकि हम मिलके निष्पक्षता से चुनाव आयुक्त को चुन सकें। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं होता है। जो चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं वो उस तरह तो नहीं चुने गए हैं। तो अभी जो चुने गए हैं उसमें तो बहुमत में सरकार ही है, सरकार ने चुन दिया एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव आयुक्त ये भी तो कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीट पे लालू यादव का लड़का सांसद का चुनाव जीतता है या अखिलेश यादव जीतता है या जो भी एबीसीडी, इस सीट को इस बार रिजर्व घोषित कर दो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए। बनारस की सीट को रिजर्व घोषित कर दो, मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी की वायनाड को रिजर्व घोषित कर दो। इस देश में कुछ चीजें कानून से इतर होती हैं और उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, देखिए मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूं ये मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं वो बातें रख रहा हूं जो चिंताएं समय समय पर इसको लेकर सामने आती रही हैं और जिन चिंताओं पे बात होती रही है। तो अब आप सोचिए कि इसका क्या होगा। इसका यह होगा कि धीरे 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 करके ये रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी महिलाएं आएंगी और रिजर्व कैटेगरी में तो उनको आने ही आना है। तो अब बड़ा मसला ये भी आएगा कि जब इस तरह से महिलाएं चुन के आएंगी, इस देश में साधन संपन्न महिलाएं किस वर्ग की हैं, कौन सी महिलाएं हैं जिनके पास में अधिक संसाधन है और चुनाव जीत सकती हैं। तो वो महिलाएं आपको देखने में आएंगी कि साहब तो अगड़े वर्ग की, उच्च वर्ग की, उस तरह की महिलाएं। उदाहरण आप गिना सकते हो, हमने राष्ट्रपति बना दिया दलित को, एक आप गिनाने के लिए ही बनाया था, तो वो देख रहे हो आप लगातार गिनाते रहते हैं। आज भी निर्मला सीतारमण ने गिना दिया। तो इसीलिए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव शुरू से महिला आरक्षण बिल का विरोध करते रहे। उन्होंने ये कहा कि महिला आरक्षण बिल जब आप ला रहे हो तो भैया इसके अंदर भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए। कि आप महिला सीट तो ला रहे हो, इसमें पता चला कि दलित महिलाओं को तो सीट टिकट ही नहीं मिला। दलित महिलाएं तो लड़ी नहीं, क्योंकि पार्टियां तो टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देती हैं, जो जीत सकती है उसको टिकट मिलेगा। अगर पार्टियां अपने यहाँ पे टिकट में ही कर रही होती तो आज महिलाओं का बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन होता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चिंता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अब मैं महिलाओं के नाम पे चुनाव जीत जाऊंगी और उसके कारण मैं काफी हद तक 24 में अपनी सिचुएशन को अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर लूंगी। ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन आप एक बात सोचिए, महिलाएं किसको वोट देंगे? अगर रिजर्वेशन होता है तो किसको वोट देना चाहेंगी? क्योंकि हर सीट पर दोनों तरफ से महिला लड़ रही होगी। भारत में जो महिलाओं का नेतृत्व है, इस देश का जो नेतृत्व है, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, उसमें कौन सी पार्टी ने क्या दिया है और क्या दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, ये महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव होने का एक एक्चुअल जो एक ग्रांड, जैसे कि सुषमा स्वराज का था, उस तरह का कोई व्यक्तित्व पेश करने की स्थिति में? पहली चीज। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपना वो इतिहास कैसे कहां लेकर जाएगी जो उसका महिला विरोधी इतिहास रहा है? जैसे कि आपके सामने है कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, मणिपुर वाला मामला। आपने 1 महीने के करीब उसको लटका के रखा, उसकी एफआईआर ही नहीं लिखी आपने। सड़क पे जिस महिला को घुमाया गया उसकी एफआईआर नहीं लिखी आपने, और राजस्थान के रिकॉर्ड को उठा के आप नाच करने लगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इस देश में महिलाओं के सामने रखी जाएंगी तो इतना आसान भी नहीं है कि ये केक वॉक हो और आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत के चली जाए। और जो हमारे समाज में जो स्थिति है महिलाओं की, उसको हमको समझना पड़ेगा
कि आज भी हमारे देश की महिलाएं सर पे पल्लू रखना पड़ेगा। वो जो वहाँ अभी चंद्रयान गया था, तो जो महिलाएं सेलिब्रेट कर रही हैं, उनमें से कुछ महिलाओं का सिलेक्टेड फोटो निकाल के ये जो परंपरावादी जो भारतीय समाज वाले राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि देखो इतनी बड़ी साइंटिस्ट भी साड़ी पहनती हैं। जीन्स पहनने वाली लड़कियों को कई बार इधर पीटा। अब तो ये 1-1.5 साल 2 साल से ये बंद हो गया है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, वरना ये फिल्म है, इसको प्रतिबंध लगाओ, ये महिला कपड़े पहन के बैठी है, इसको पीटो, पार्क में जाके पीटो, इसकी दुकान का शटर गिरा दो। यही सब तो होता था ना इस देश में, हमने बहुत देखा है बीच बीच में, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी इसी के नाम पे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अनुपम खेर जैसे जो अपने मुखारबिंद से निकाला करते थे, वो भी हम सब देख चुके हैं। तो खैर, अब जो भी है, ये एक बड़ा मसला हो गया है। बहुत सारा बैकग्राउंड रहा है, वो बैकग्राउंडर मैं आपके सामने रखना नहीं चाह रहा हूं कि कब क्या हुआ। 2009 में 110वां अमेंडमेंट आया, कितने % को होना चाहिए, बहुत लंबे समय से, देवगौड़ा के टाइप से, तो अखबारों में आप पढ़ ही लेंगे। तो लेकिन उसके बीच में कांग्रेस पार्टी, जब आप इसको लेकर जाएंगी, तो कांग्रेस पार्टी पहले से इसकी तैयारी में लगी है। उनको पता था कि आप महिला आरक्षण बिल पेश करने वाले हैं, और जब आप महिला आरक्षण बिल पेश करने वाले, इसीलिए उन्होंने 2-3 दिन पहले से हैदराबाद में अपने वहां सम्मेलन से ही उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी थी कि भैया महिलाओं को रिजर्वेशन बिल लाओ, सदन में लाओ। सोनिया गांधी ने भाषण देते समय अधीर रंजन को रोका, कहा आप महिला रिजर्वेशन पे बोलिए, ये सब छोड़िए। तो महिला रिजर्वेशन के मसले को कांग्रेस पार्टी पहले से उठा रही है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि इस सदन में ये पास करेंगे। अब आपको एक टेक्निकल चीज समझनी पड़ेगी कि ये पास क्यों करना चाहते हैं, इनको अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पास करें, क्योंकि इनको महिलाओं से बहुत ज्यादा, महिला समानता को तो ये लोग फैशन मानते हैं, बड़ी बिंदी वालियों को, और उन सब फेमिनिस्ट वगैरह को तो मतलब आप सोशल मीडिया पे देखते ही रहते होंगे। तो उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर ये लाते हैं आरक्षण बिल, तो हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी ये है, इसका क्रेडिट हम लेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा बैकग्राउंड है। 89 में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल राजीव गांधी लेकर आए, लोकसभा में बिल पास किया, और राज्यसभा में नहीं हो पाया। वहां पे कई तरह की चीजें हुई, समाजवादी पार्टी के लोग और इसके अलावा आरजेडी के लोग, उन्होंने बिल फाड़ दिया, सदन में आसंदी के बहुत हंगामा हुआ था, वो सारा का सारा रिकॉर्ड है। और 93 में इसको पास भी करा दिया गया। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में 2010 में इस विधेयक को पास करा दिया, 13 साल पहले। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि भैया देखो, ये हमारी पार्टी का महिला आरक्षण विधेयक तुम पास क्यों नहीं करा रहे हो। तो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उसको भी आप समझें कि अगर ये जाएंगे कि हम बिल ले आए, इसके आधार पर नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ये दूसरी पार्टी के भी क्रेडिट पे है। और बिल पेश होना और पास होना दो अलग बातें हैं। किसी और वजह से भी इसको टाला जा सकता है, क्योंकि टालना बीजेपी के आइडियोलॉजी के पक्ष में है, लाना बीजेपी की राजनीति के पक्ष में है। अब अगर बीजेपी चाहती है कि वो चुनाव जीते, तो उसको आरक्षण बिल को पास करना पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि उसकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो, तो उसको उस बिल में अड़ंगे लगाने पड़ेंगे और उसका नाम विपक्ष के ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, जो आने वाला समय है इस चुनाव के पास होने के बाद, उसमें ये सारे कंसर्न सामने आ सकते हैं जो समय समय पर उठाए जाते रहे हैं। अब चूंकि चुनाव की जल्दबाजी है, तो ये जो चिंताएं थी, ये जो सारी चीजें उठाई गई थी, इनका उचित समाधान निकाले बगैर ये बिल पेश कर दिया गया है। अब इसकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति क्या होगी, ये समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है। लेकिन जो भी है, मैं फिर कहूंगा, समय रहते बताया था, उदयनिधि के एक बयान ने डायनेमिक्स बदल दिए हैं। उसी तमिलनाडु में एआईएडीएमके जो है, डीएमके की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जयललिता वाली पार्टी, वो तमिलनाडु में बीजेपी से पल्ला झाड़ रही है, डिस्टेंस बना रही है। और ये अपने आप में एक संदेश है कि राजनीति अगर समझदारी से की जाए तो किस तरह के परिवर्तन ला सकती है। अब समस्या ये है कि अगर मोदी जी अपनी आइडियोलॉजी पे जाते हैं, अपनी विचारधारा की तरफ जाते हैं जो कि पुरुषवादी है, तो निश्चित तौर पे वो इस आरक्षण को लाना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो आरक्षण लाना जरूर चाहेंगे। लेकिन अगर आरक्षण लाए बगैर चुनाव में इसे इस्तेमाल किया जा सके तो उसमें बुराई क्या है।
मुझे लगता है कि मोदी जी का ये जो कदम है ये उस दिशा में है, क्योंकि अगर आप देखें पूरा आरक्षण का गणित, तो ये आरक्षण क्यों और इस समय क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जो संसद भवन बना है उसमें कुछ सीटें ज्यादा हैं। यानी हम अगर महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं तो उसको देने के लिए हम ज्यादा सीटें ला सकते हैं, यानी महिलाएं भी आ जाएं और जो अभी वाले लोग हैं उनके लिए भी गुंजाइश बनी रहे। लेकिन ये काम ऐसा थोड़ी होगा कि अगली बार से इतनी सीटें कर दी जाएं। तो सीटें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीटें बढ़ाने के लिए इस देश में लंबे समय से देखिए सीटें बढ़ाने का काम तो रुका ही हुआ है। सीटें बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होंगे ताजा जनगणना के आंकड़े। जनगणना हर 10 साल में होती है, 2011 में, 21 में ऐसे होती है। तो 21 में जनगणना तो हुई नहीं है, तो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा पता लगाना पड़ेगा कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्योंकि भारत में कोई माइग्रेट होके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो जब पता लग जाएगा कहाँ कितने लोग रहते हैं, उसके बाद आप भारत के संविधान के हिसाब से सीटें बांटेंगे। सीटों का बंटवारा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी जो सीटें नई संसद में बनाई हैं वो भी आबादी के हिसाब से और संविधान के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। अगर संसद भवन आज आपने बनाया है तो भी इसकी जो सीट संख्या है वो देश की ज़रूरतों के हिसाब से कम है। मैं उस गणित पे जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि जितनी भी सीटें उसके हिसाब से फिर आपको सीमांकन करना पड़ेगा ना, पुनर्सीमन करना पड़ेगा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को बनाना पड़ेगा। कुछ लोकसभा क्षेत्र छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ किसी में मिल जाएंगे, कुछ उससे अलग हो जाएंगे। यानी पूरे देश की लोकसभा की तस्वीर अलग हो जाएगी, लोकसभा सीटें अलग हो जाएंगी। तो जब लोकसभा सीटें अलग हो जाएंगी तो उसके बाद चुनाव होगा। तो क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव तक ये हो सकता है? 2024 के चुनाव तक ये संभव नहीं है। यानी अभी तो जनगणना होनी है, जनगणना का काम चलेगा। फिर काम चलने के बाद में फिर दोबारा से सारा की सारी जो लोकसभाएं हैं उनकी सीमाएं फिर से तय होंगी, उसके बाद जाके लागू हो सकता है। तो इसको देख के कभी कभी लगता है कि क्या मोदी सरकार इसे सिर्फ चुनावी जुमले के तौर पे इस्तेमाल करके 2024 में भुना लेना चाहती है? महिलाओं का रिजर्वेशन देना अभी भी उसके एजेंडे पे नहीं है। यही आरोप पहले भी लगता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को लाती थी, राज्यसभा में पास भी करा देती थी और बाद में वो कहीं ना कहीं अटक जाता था। 6-7 बार संसद में आ चुका है। तो क्या इस बार भी मोदी सरकार महिलाओं को एक ये लालच दिखाकर और निकल जाना चाहती है? क्या अब भी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा, एक कदम तो आगे बढ़ेंगे आप, एटलीस्ट संसद से तो पास होगा, लेकिन इसके पीछे भी जितने सारे गणित हैं, चीज़ें हैं, उनको देखकर आपको ये समझना पड़ेगा ये काम आसान नहीं है। अगर आप सोचिए ना, कल के दिन सांसद पति अगर खड़ा हो जाए कहीं पे कोई और कहने लगे कि ये तो सांसद शैडो सांसद है, असली सांसद मैं हूं। बहुत सारे नेता हो सकते हैं, मान लीजिए कोई, ये आपके उदाहरण देता हूं आपको, ये अयोध्या वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनकी सीट पता चला रिजर्व हो गई, तो इन्होंने कहा कि चलो भाभी जी लड़ेंगी इस बार, पत्नी लड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह घर पे बैठेंगे और पत्नी जी सांसद होंगी? नहीं, सांसद वो स्वयं ही होंगे। तो ये जो हमारे समाज का पुरुष सत्तात्मक स्ट्रक्चर है, ये सबसे बड़ी समस्या है महिला के विकास में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी तभी काम करेगा क्योंकि अगर मैंने आपको कह दिया भैया कि लाडली बहना योजना के 2000 रुपये मिलेंगे या बुजुर्ग योजना के, पेंशन योजना के, अब पता चला कि बड़ों को आपने जो बुजुर्ग दादाजी को आपने जो दिया पैसा, वो पैसा उनकी बहू ने छीन लिया क्योंकि बहू तो दबंग है, तो क्या योजना का लाभ पहुंचा? नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए बहुत सारे इफ और बट हैं, बहुत सारा दाएं बाएं हैं इस योजना में, और इस योजना के आने के बाद महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी, ऐसी कल्पना करना भी नादानी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।